ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अनीशा गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस फटाफट ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ अपने अपकमिंग सीयूईटी के एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे सीयूईटी का सेक्शन इंग्लिश का होता है वो कितने मार्क्स का होता है। लेकिन अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं उसके लिए वापस से रिपीट करना चाहूंगी ये सब। तो हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे सीयूईटी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम आरसी के नाम से भी जानते हैं, ये कैसे होता है। तो जो हमारा सीयूईटी का एग्जाम होता है वो टोटल उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और पूरा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का। यानी कि बस टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं एग्जाम में करने के लिए, 50 क्वेश्चन मुझे करने होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं वो 250 मार्क्स के, यानी कि 250 मार्क्स के। अगर मेरा आंसर ठीक होगा, इफ माई आंसर इज राइट देन आई विल स्कोर विथ +5 मार्क्स एंड इफ माई आंसर इज रॉन्ग देन इट विल बी -1 फ्रॉम माई एग्जाम, जिसको हम नेगेटिव मार्किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगर मैं अब आपसे बात करूं कि अब ये आरसी कितने मार्क्स का होता है, ये आरसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आरसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, जो मेरी ये आरसी आती है एग्जाम में, ये आपके पास 3 से 4 पैसेजेस होते हैं। कितने पैसेज होते हैं, 3 से 4 पैसेजेस आते हैं मेरे पास और एक पैसेज में कम से कम 6 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे एग्जाम में 4 पैसेजेस आते हैं और एक पैसेज में आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे पास, 24 क्वेश्चंस सिर्फ आरसी के। और अगर मैं इनका मार्क्स बताऊं तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग 120 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया मेरा आरसी, 120 मार्क्स। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये आरसी में हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम इसको स्किप कर देते हैं, पर हमें इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये देखते हैं कि आरसी होता क्या है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। तो आरसी स्टैंड्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक पैसेज आएगा, आपको उस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उस पैसेज को बहुत अच्छे से समझना है। और ये अब हमारे सीयूईटी के एग्जाम में क्यों होता है, तो ये हमारे सीयूईटी इंग्लिश के एग्जाम में इसलिए दिया जाता है जिससे हमारी वोकैबुलरी, हमारे आइडियाज, हमारी स्किल्स, ये सब कुछ टेस्ट हो सके, ठीक है। जैसे कि आरसी स्टैंड्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इट मींस रीडिंग अ पैसेज केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों दिया जाता है, जिससे मैं इसका मीनिंग अच्छे से समझूं और इसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ूं। इट टेक्स योर एबिलिटी, क्या टेस्ट करता है, हमारी एबिलिटी, आइडियाज, डिटेल्स, हमारी वोकैबुलरी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं जो हमने आपसे बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको क्या सिखाऊंगी, ट्रिक्स सिखाऊंगी और टेक्निक सिखाऊंगी, जिससे आप पूरे पैसेज को फटाफट से सॉल्व कर ले, ठीक है। तो अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास कौन सी तरह का पैसेज आया है। मुझे पूरे पैसेज को रीड नहीं करना है, मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि मेरे पास पैसेज कौन सा आया है। अब मेरे पास काफी तरह के पैसेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फैक्चुअल पैसेज क्या होता है। तो देखिए, फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, जिस पैसेज में आपको स्टार्टिंग में ही हेडिंग पढ़ के ही पता लग जाए कि इस पैसेज में तो किसी बारे में बताया गया है, किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में मुझे समझाया गया है, मेरे कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब आप लोग समझते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे बारे, चीजें हैं जिससे इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताया गया है, साइंस के बारे में कुछ बताया गया है या इकोनॉमी के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें क्या होगा, आपके पास डायरेक्ट फैक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इंडिया इज दी, क्या लिखा है, इंडिया इज दी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, इट हैज डाइवर्स कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। यानी कि इंडिया एक बहुत क्या है, एक बहुत सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। अब ये क्या हो गया,
इंडिया के बारे में ये मैंने आपको फैक्ट ही तो बताया है। तो अगर इस तरह का पैसेज आ जाए तो वो कौन सा होगा आपका फैक्चुअल पैसेज। और इस फैक्चुअल पैसेज को पढ़ने की टिप क्या है, इसकी टिप ये है कि आपको इसको फटाफट से रीड करना है। कैसे रीड करना है, फटाफट से रीड करना है। नेक्स्ट है हमारा नरेटिव पैसेज। कौन सा पैसेज, नरेटिव पैसेज। अभी नरेटिव पैसेज क्या है, देखो स्टोरी विथ करेक्टर्स, जिसमें आपको स्टोरीज बताई गई हो कुछ करेक्टर्स के साथ, यानी कि 2-4 करेक्टर्स या उनसे ज्यादा करेक्टर्स को बिठा के कोई स्टोरी फॉर्म हुई है, कोई स्टोरी आई है आपके आगे, जिसमें कुछ इवेंट्स और सीक्वेंसेस भी है कि स्टोरी में क्या हो रहा है, कौन स्टोरी बता रहा है। एग्जाम्पल, राहुल सुबह उठा, स्कूल की बस उसकी मिस हो गई और वो फटाफट से फिर स्कूल के लिए भागा। तो ये क्या था, ये राहुल के बारे में कहानी तो थी। तो अगर इस तरह का पैसेज आपके पास आए तो वो कौन सा पैसेज है, वो है आपका नरेटिव पैसेज। और इसकी टिप क्या है, इसकी टिप क्या है कि फॉलो द ऑर्डर। हमें क्या करना है, ऑर्डर को फॉलो करना है कि किस तरह का मेरा ऑर्डर है, राइट, कि क्या दे क्या रखा है, कब कौन सा सीक्वेंसेस हो रहा है। अगला है मेरा लिटरेसी पैसेज। कौन सा पैसेज, लिटरेसी पैसेज। अब लिटरेसी पैसेज क्या होता है, अगर किसी पैसेज में आपको स्टोरीज, नॉवेल्स के बारे में बताया गया है या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। अच्छा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस क्या होता है, अगर किसको पता हो तो प्लीज कमेंट में लिखना। बाकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस का मतलब होता है कोई इमेजिनेटिव वर्ड्स, कुछ इमोशंस, उसका मतलब होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, द मून स्माइल्ड सॉफ्टली, द मून स्माइल्ड सॉफ्टली। अब आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि अब चांद तो मुस्कुराएगा नहीं, पर ये इमोशंस हैं जो हम बोल रहे हैं कि द मून स्माइल्ड सॉफ्टली, स्प्रेडिंग सिल्वर ड्रीम्स अक्रॉस द साइलेंट नाइट। ठीक है, देखा, पता लगा सेंटेंस पढ़ने से। अब ऑब्वियस है, मून तो करेगा नहीं ऐसे कुछ, तो हमने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उसके साथ जोड़ दी है, चांद के साथ यानी मून के साथ। और इसको पढ़ने की टिप क्या है कि हमें फोकस किस पे करना है कि मेरा इमोशन क्या है, मेरा थीम क्या है, मेरा इमोशन क्या है, मेरा थीम क्या है। आई होप एवरीवन इज लिसनिंग। अब मेरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज क्या है, तो जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, अब आप ध्यान से सुनिए। डिस्क्रिप्टिव पैसेज, डिस्क्रिप्टिव वर्ड में ही छुपा है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बारे में कुछ बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड के बारे में मैं आपसे कुछ बताऊं। ठीक है, तो फोकस ऑन डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, किसी जगह के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, या किसी थिंग के बारे में बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल, द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। गार्डन कैसा है, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। विद अ स्वीट फ्रेग्रेंस इन द एयर, और पूरी जो वहां की हवा है वो बहुत सुगंधित है, बहुत अच्छी हवा है वहां की। अब इसकी टिप क्या है कि आपको अगर ऐसा पैसेज आ जाए तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, अपने माइंड में उस पैसेज की एक ड्राइंग से बना लेनी कि ऐसे ऐसे सब हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली चीज। अगला है मेरा एनालिटिकल पैसेज और केस बेस्ड पैसेजेस। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे एग्जाम में 4 तरह के पैसेज ही आते हैं, फैक्चुअल, लिटरेसी, नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इन चारों में से ही कोई ना कोई आएगा, लेकिन इन एनी केस कोई और भी आ जाए उसके लिए भी मैं आपको समझा देती हूँ। एनालिटिकल पैसेज, अब ये एनालिटिकल पैसेज जो होता है, इसमें बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपके ओपिनियन या किसी दूसरे पर्सन के ओपिनियन लगे होते हैं। ठीक है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसमें कंक्लूजन जरूर दे रखी होती है। इसका टिप क्या पढ़ने की कि आप ये देखो कि अगर कोई पैसेज है तो वो क्यों दे रखा है, उसको देने का मीनिंग क्या है, उसको देने का मतलब भी उस पैसेज में ही छुपा होगा। अगला है मेरा केस बेस्ड पैसेजेस। अब जो ये केस बेस्ड पैसेजेस होंगे, इसमें आपको डेटा दे रखा होगा, कुछ चार्ट्स टाइप के बने होंगे, या वो आपके बार ग्राफ भी हो सकते हैं और वो आपके पाई चार्ट्स भी हो सकते हैं, कोई ना कोई यानी कि विजुअल्स होंगे आपके आगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, या आपके पास कोई डेटा होगा
उनसे आप इसको देख सकते हैं। इसको पढ़ने की टिप क्या है? चेक दी डेटा फर्स्ट, चेक दी डेटा फर्स्ट। फटाफट से आप रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह के आप लोग देखेंगे। अगर मेरे पास फैक्चुअल पैसेज हुआ तो मुझे किस पे फोकस करना है? फैक्ट्स पे। और ट्रिक क्या है इसको पढ़ने की? फाइनल, ये कीबोर्ड नहीं है, कीवर्ड्स है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना एक बार। फाइनल कीवर्ड्स। नेक्स्ट है लिटरेसी पैसेज अगर आएगा तो उसके साथ मुझे क्या देखने हैं? इमोशंस। और क्या करनी है? फील करनी है टोन। अगला है मेरा नरेटिव पैसेज। नरेटिव पैसेज आएगा तो उसके साथ क्या गिवन होगा? मुझे कोई ना कोई स्टोरी गिवन होगी। कैसे फोकस करूंगी मैं उसकी स्टोरी पर? ट्रिक क्या है उसको देखने की? कोई सीक्वेंस में बात हो रही होगी। जैसे मैंने आपको बताया राहुल सुबह लेट उठा, उसकी बस मिस हो गई, वो भगता हुआ स्कूल गए, तो ये सीक्वेंस ही तो हो गया जो राहुल के साथ हुआ। इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? डिटेल्स बताए रखी होंगी और उससे मुझे क्या करना है? विजुलाइज करना है, चीजों को देखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होगा? ओपिनियन बता रखे होंगे और हमें देखना है कि वो हमें पैसेज क्यों मिला है। नेक्स्ट है केस बेस्ड डाटा। अब जो ये केस बेस्ड होगा इसमें मुझे क्या करना है? फोकस करना है डाटा पे, और डाटा पे ही डाटा को ही अच्छे से पढ़ना है। ये तो थी हमारी क्विक रिवीजन टेबल जो हमने अब तक पढ़ा। अब हम ये देखते हैं कि फाइनल टिप क्या है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूं कि फाइनल टिप क्या है। तो आपकी फाइनल टिप ये है, बिफोर रीडिंग अ पैसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल focus on क्वेश्चंस। फोकस ऑन क्वेश्चंस। मुझे क्या करना है? क्वेश्चंस पे फोकस करना है। पैसेज पढ़ने से पहले मुझे क्या करना है? क्वेश्चंस पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है पैसेज में? रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट? ये थी मेरी फाइनल टिप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी हैव रीडिंग टेक्निक्स, वी हैव रीडिंग टेक्निक्स। अच्छा, अब आपके सामने पैसेज आया, आपने ये तो देख लिया कि ये कौन से तरह का पैसेज है, पर अब इस पैसेज को कम से कम टाइम में पढ़ोगे कैसे? यही तो सीखना है हमें, तभी तो हम इस वीडियो में आए आज आपके लिए। क्या आएगा सबसे पहले? स्किमिंग। मेरी पास रीडिंग टेक्निक्स होती है दो। कौन कौन सी होती है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। कौन कौन सी होती है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्किमिंग क्या होती है। क्विकली रीडिंग टू गेट द मेन आइडियाज और जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। देखो स्किमिंग का मतलब क्या होता है? आपके सामने कोई भी पैसेज आया, आपने फटाफट से उसको एक नजर में देखा और देख लिया और आप समझ गए कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। वी रिमूव ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर कोई सेंटेंस आपके आगे है तो आप क्या करोगे? उसमें से ग्रामर रिमूव कर दोगे, सिर्फ क्या पढ़ोगे? वोकैबुलरी पढ़ोगे। वेरी गुड। इज, एम, आर, कोई भी मेरे पास वर्ब है उसको मैं क्या करूंगी? हटा दूंगी और किस पे फोकस करूंगी? अपनी वोकैब पे। बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि वोकैबुलरी पे फोकस करना है अगर मैं ग्रामर पोर्शन हटा दूंगी, और अगर मैं वोकैबुलरी पे फोकस करूंगी तो उससे तो मुझे पता लग ही जाएगा कि पैसेज में किस बारे में बात हो रही है। तो इसको हम कहते हैं स्किमिंग। क्या कहते हैं? स्किमिंग। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग की। अच्छा, स्कैनिंग। स्कैनिंग से आपके माइंड में एक वर्ड आया होगा, स्कैन। क्या वर्ड आया होगा? स्कैन। जैसे स्कैन करते हैं ना, वैसे ही हम स्कैनिंग करते हैं। कैसे करते हैं हम स्कैन? कोई भी मेरे आगे QR कोड टाइप कर जाए, उसको मैं क्या करती हूँ? स्कैन करती हूँ अपने मोबाइल फोन से या गूगल लेंस से। वो पूरा बार कोड को स्कैन कर लेता है बहुत अच्छे से। ऐसी होती है हमारी स्कैनिंग। अब स्कैनिंग कैसे होती है? लुकिंग रैपिडली टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि क्या हुआ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, एक पैसेज आया मेरे पास,
मैंने क्या करा, पैसेज नहीं देखा, सीधे क्या करा, क्वेश्चंस देखे। और जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो उसमें एक वर्ड मिल गया मुझे। मैंने क्या करा, उस वर्ड को मैं अपने पूरे पैसेज में समझने लग गई। क्या करा, पूरे पैसेज में मैं उस वर्ड को समझने लग गई, ढूंढने लग गई उस वर्ड को कि वो वर्ड मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो क्या होगी, मेरी स्कैनिंग होगी। कि जब मैं कोई डेट, कोई फोन, किसी फोन नंबर के बारे में या कुछ ऐसा डेटा सर्च कर रही हूँ अपने पैसेज में। स्किपिंग सेंटेंसेस अंटिल यू फाइंड द वर्ड। अब मैं क्या करती हूँ, जब तक मुझे वो वोकेबलरी का वर्ड नहीं मिल जाता ना, जो वर्ड मैंने क्वेश्चन से निकाला था, तब तक मैं क्या करती हूँ, उस सेंटेंस को स्किप करती रहती हूँ और वो वर्ड अपना ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगी जिससे आपको ये दोनों ही टेक्निक समझ आ जाएगी। घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सभी पढ़ते हैं, या कभी कभी तो हमने न्यूज़पेपर पक्के से पढ़ा ही होगा। तो न्यूज़पेपर जब हम खोलते हैं तो हम हेडलाइंस समझ के, हेडलाइंस को पढ़ के हम समझ जाते हैं कि ये न्यूज़ किस बारे में है। तो ऐसे समझ लो, मेरे हाथ में न्यूज़पेपर आया, मैंने जस्ट हेडिंग्स पढ़ी और हेडिंग पढ़ के मैं समझ गई कि न्यूज में क्या है, तो वो मेरी होगी स्किमिंग। और अगर मैंने उस न्यूज में ढूंढने लग गई कि ये किस रिपोर्टर ने लिखी है, ये कहाँ का इवेंट है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कौन कौन शामिल था इस एक्सीडेंट में, अगर मैं ये सब पढ़ने लग गई तो वो मैं क्या कर रही हूँ, स्कैनिंग। क्या कर रही हूँ, स्कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। अब हमें प्रैक्टिस करनी है उन पैसेज। अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। Somebody once said that we want cashless economy. Very good. पहले ही लाइन में पता लग गया कि कैसा पैसेज है आपका। सबसे पहले मुझे क्या देखना था कि मेरा पैसेज कौन सा है। तो इकोनॉमी की बात हो रही है, तो कौन सा पैसेज हुआ मेरा, ये फैक्चुअल पैसेज। कौन सा पैसेज हुआ ये मेरा, फैक्चुअल पैसेज। चलिए, वेरी गुड। अब फैक्चुअल पैसेज को पढ़ने की टिप क्या थी, फैक्चुअल पैसेज को पढ़ने की क्या टिप थी मेरी, कि इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स बता रखे होंगे और हमें उसको क्या करना था, फटाफट से रीड करना था। क्या करना था, फटाफट से इसको हमें रीड करना था। चलिए फटाफट से रीड करते हैं। अब मैं इसको दो तरह से पढ़ के दिखाऊंगी आपको, एक स्किमिंग और एक स्कैनिंग। अब मैं आपको टेक्निक्स को इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं स्किमिंग की। इसकी बात करते हैं स्किमिंग की। कैशलेस इकोनॉमी है और कैशलेस इकोनॉमी में गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड इनकम टैक्स लगाए हैं उसने, जिससे बेनिफिट कर रहे हैं लोगों को। पेमेंट्स मोड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड ऑल के बारे में बात हो रही है। आरबीआई की बात हो रही है इसमें। क्या, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है, यू एनुअली स्पेंड अराउंड ₹21,000 करोड़ इन करेंसी ऑपरेशन कॉस्ट, while the citizens of Delhi alone spent ₹9.1 crore and 60 lakh hours in collecting cash. ठीक है, the scale of this burden is unique to India considering that it's among the most cash intensive economies with the cash to GDP ratio of 12%. Done. अगला देखते हैं। अगले में बात हो रही है स्विच ओवर पेमेंट्स। ठीक है, फिर इनकम टैक्स की बात हो रही है, कुछ बात हो रही है मेरी जो कुछ, फॉर इंस्टेंस पेमेंट्स बाय मोबाइल्स हैव ग्रोन फ्रॉम जस्ट 860 ट्रांजेक्शन इन नवंबर 2020 टू 4.41 मिलियन अगस्त 2014। डन। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले पढ़ती हूँ इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज, What type of economy is India? इंडिया कैसी इकोनॉमी है, डिपेंडेंट इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, कैश इंटेंसिव इकोनॉमी है, या फिर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है, हमने क्या देखा था पैसेज में कि इंडिया तो कैशलेस इकोनॉमी है। इंडिया के पास क्या है, कैशलेस इकोनॉमी है। पर कैशलेस तो मेरा ऑप्शन ही दे रखा इन लोगों ने, तो मैं क्या करूंगी। पर
एक चीज मैंने पीछे देखी थी, क्या थी? कैश इंटेंसिव इकोनॉमिक्स। क्या थी? कैश इंटेंसिव इकोनॉमिक्स। बस, मिल गया आंसर। क्या होगा फर्स्ट का आंसर? कैश इंटेंसिव इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कंट्री आफ्टर द इंडिया कैन बी कंसिडर्ड टू बी कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी? कुछ हमने पीछे याद है, कुछ रेशियोज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऑलमोस्ट 4 items as much as other markets such as Brazil, Mexico and South Africa. बस, मिल गया आंसर। According to the passage, which country after India can be considered to be cash dependent economy? कौन सी कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी? सबसे हाईएस्ट किसका रेशियो था? मैक्सिको का। किसका था? मैक्सिको का। कितना था मैक्सिको का? 5.3%। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली लिंक्ड? डायरेक्टली लिंक्ड हमने पढ़ा था ये। आओ फटाफट से ढूंढते हैं अपने पैसेज में। हम क्या ढूंढना है हमको? कैशलेस ट्रांजैक्शंस। बात हो रही है फॉलोइंग डायरेक्टली लिंक्ड। क्या डायरेक्टली लिंक्ड है? ऑप्शंस हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड ब्लैक मनी, कैश ट्रांजैक्शन एंड ब्लैक मनी, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन या ब्लैक एंड व्हाइट मनी। क्या डायरेक्टली लिंक्ड है? बताइए आप लोग। This is the first serious effort to tackle the predominance of cash in India. ये रहा साउथ अफ्रीका। कैश ट्रांजेक्शन्स एंड ब्लैक मनी आर डायरेक्टली लिंक्ड। मिल गया। कैश ट्रांजेक्शन्स एंड डायरेक्ट ब्लैक मनी आर डायरेक्टली लिंक्ड। कैश ट्रांजेक्शन्स एंड ब्लैक मनी। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको पैसे जीट करते हुए कुछ अंडरलाइन वगैरह करना है तो वो अंडरलाइन कर लिया करिए अपने माइंड में। अगर आप सीबीटी टाइप दे रहे हैं तो ऑब्वियस है आप उसमें तो नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने माइंड में अंडरलाइन कर लीजिएगा चीजों को। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड द ई ट्रांजेक्शन हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ई ट्रांजेक्शन कैसे हेल्प करता है गवर्नमेंट की? वापस से पैसेज पे आते हैं। यहीं से देखते हैं। As such, electronic transaction and the ease of the audit they afford should make the government job much easier in terms of curbing illegal transactions. यहाँ पे पूरा transactions लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए फिर से लिख देती हूँ। Is this visible? I hope it is. Job much easier in terms of curbing illegal transactions. मिल गया है जी आंसर। Curbing illegal transactions। अच्छा जी। Which of the following statement is incorrect according to the passage? अब इसका मतलब क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट पैसेज के हिसाब से गलत है? आओ पढ़ते हैं। पेमेंट्स बाय मोबाइल हैव ग्रोन फ्रॉम 860 ट्रांजेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तो है नहीं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है मेरी। द आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स एनुअली स्पेंड अराउंड इतने, ये भी मेरे बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको पढ़ के बताया था कि 21,000 करोड़ वाली। सिटीजन्स ऑफ दिल्ली अलोन स्पेंड 91 करोड़ एंड 60 लाख आवर्स इन कलेक्टिंग कैश, ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे चेक करना है क्या मेरी ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। आओ पैसेज में चेक करते हैं वापस से। beside the transaction charges on the purchase and rail tickets, कैसे ढूंढेंगे? ऐसे ढूंढेंगे। इंडिया इज यूजली कैश इंडिपेंडेंट, ये हम सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। गिवन दैट लेस देन 3% ऑफ आवर पॉपुलेशन पेज इनकम टैक्स, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि लेस देन 4% ऑफ पॉपुलेशन पेज इनकम टैक्स ना। क्वेश्चन
पैसेज में किसकी बात हुई थी? लेस देन 3% ऑफ पॉपुलेशन पेज टैक्स, और ये ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि लेस देन 4%। तो ये ऑप्शन ही मेरा क्या है? ये ऑप्शन मेरा गलत है। डन। Another question is, in the context of the passage, what does the term buoyant economy mostly likely mean? अच्छा जी, अब हम समझते हैं buoyant economy कौन सी होती है। तो buoyant economy होती है जो एकदम से बूम हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है इकोनॉमी, और जितनी रफ्तार से वो आगे बढ़ती है ना, उतनी ही रफ्तार से वो नीचे गिर जाती है। एंड इकोनॉमी दैट इज रेसेंट एंड कैपेबल ऑफ सस्टेन ग्रोथ, एकदम से ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एंड इकोनॉमी हेवीली रिलेटेड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये तो है ही नहीं। एंड इकोनॉमी दैट इज एंटायरली फ्री ऑन ब्लैक मनी, एंड इकोनॉमी वेयर इनकम टैक्स इज पेड बाय मेजॉरिटी ऑफ सिटीजंस, उससे क्या होगा? ऑप्शन इज ए, एन इकोनॉमी दैट इज रिलिसेंट एंड कैपेबल ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, अगला पैसेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 are based on the given text. Read the text carefully and answer the questions. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. चलिए फिर से देखते हैं कि मेरा किस तरह का पैसेज है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पैसेज है वो किस तरह का पैसेज है। There is a general consequences that international understanding need to be taught as separate subject at the school stage, as that would add to the curriculum load which is already too heavy. Too heavy, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखते हैं बात किसकी हो रही है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स बता रहे हैं हमको इसमें कि सबको ये चीज समझनी चाहिए। तो क्या है ये मेरा, क्या बता रहे हैं मुझे? ये फैक्ट्स बता रहे हैं, और अगर ये मुझे फैक्ट्स बताएंगे तो क्या है ये मेरा? फैक्चुअल पैसेज। क्या है ये मेरा? फैक्चुअल पैसेज। फिर से फैक्चुअल पैसेज को पढ़ने की क्या ट्रिक थी? क्या ट्रिक थी फैक्चुअल पैसेज को पढ़ने की? रीड फास्ट। हमें क्या करना है? इसको फटाफट से रीड करना है। आओ फटाफट से रीड करते हैं साथ में। There is a general consequences that international understanding need to be taught as separate subject, ठीक है, अलग सब्जेक्ट की तरह से पढ़ाना है स्कूल के स्टेजेस में। Instead it should be woven into the curriculum, ठीक है, and the numerous opportunities that present themselves while teaching normal school subjects may be intelligently and immediately used by the teachers to promote international standing. Done. The school subject which will be, ये सारे स्कूल के सब्जेक्ट दे रखे हैं। At the graduation and the post graduation level, courses of study in subjects like this, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। डन। अच्छा जी, एक चीज देखते हैं। टेक्निक लगाते हैं इसमें स्कैनिंग की। आओ स्कैनिंग की टेक्निक सीखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल। कौन सी स्कूल लेवल पे है? स्कूल लेवल पे हमने देखा था जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, ये भी ऑप्शन में है, ठीक है।
बाय कंबाइनिंग सब्जेक्ट्स कंटेंट विद द करिकुलम, ये भी था कि हमें कंबाइन करना है सब्जेक्ट्स को, ये भी मिल गया। बाय गिविंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटी, तो ऑल ऑफ द दीज, ये तो सब है, तो ऑप्शन क्या है? बी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द करिकुलम? क्या करना है? कंबाइंड विद द करिकुलम। पैसेज में क्या गिवन था? It should be woven. It should be woven into the curriculum. हमें इसे करिकुलम में जोड़ देना है, तो woven into the curriculum. Option A. Ninth question. What are the two stages where international understanding should be taught as a separate stage? Sorry, separate सब्जेक्ट। ऐसा कौन सा स्टेज है हमारी स्कूलिंग का या कॉलेज लाइफ का जिसमें हमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अलग से पढ़ाना चाहिए? अभी ही देखा है मैंने ये, एट दी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टेजेस। समझ गए स्कैनिंग? स्कैनिंग कैसे करी मैंने? सॉरी, समझ गए आप लोग मैंने स्कैनिंग कैसे करी? फटाफट से क्वेश्चन में से एक वर्ड उठाया, उसको जाके मैंने पैसेज में ढूंढ लिया, इससे क्या होगा? मेरी स्कैनिंग होगी। ठीक है जी। और मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या है मेरा? फैक्चुअल। क्या है ये मेरा? फैक्चुअल। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड। अच्छा जी, बहुत बच्चे इस स्टेज पे आके परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, हम वोकैबुलरी नहीं देख पाते हैं, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन हम पैसेज में नहीं सॉल्व कर पाते हैं। आओ आओ उसको भी सिखाती हूँ। विच वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन मीन फीलिंग द मोस्ट पीपल? फीलिंग ऑफ मोस्ट पीपल, बहुत लोगों की फीलिंग। अच्छा, बहुत लोगों की फीलिंग। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। प्रमोट करने का मतलब होता है आगे बढ़ावा देना। बियरिंग का मतलब होता है, अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होगा? कॉन्सेंसिस। क्या मतलब होगा? कॉन्सेंसिस। ठीक है, दूसरों के लिए फील करने का मतलब क्या है? कॉन्सेंसिस। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड नैरो? नैरो का अपोजिट क्या होगा? नैरो क्या होता है? छोटी सी जगह। उसका अपोजिट क्या होगा? बड़ा, ब्रॉड। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन एडवाइज्ड। एडवाइज्ड का मीनिंग हमें पैसेज में ढूंढना है। क्या है जी? कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं मुझे? प्रेजेंटेड, प्रिस्क्राइब, प्रपोज्ड या कन्फर्म्ड? कन्फर्म्ड। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। हमें वर्ड निकालना था एडवाइस्ड का। क्या वर्ड होगा एडवाइस्ड का? प्रपोज्ड। क्या होगा? मीनिंग क्या होगा एडवाइस्ड का? प्रपोज्ड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैसेज। अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट पैसेज कौन सा है। She took me a hand and walked me into the lobby like a 5 years old child. Didn't she know I was pushing 15? ये क्वेश्चन मार्क है। Didn't she know I am moving? I am pushing 15. This was the third home Nancy was placing me with the span of 8 months. आप एक चीज देख लो, इस पैसेज में क्या है? किसी बारे में मुझे कहानी बताई गई है, और जिसमें कहानी बताई जाती है किसी के बारे में, वो कौन सा पैसेज होता है मेरा? नरेटिव पैसेज। कौन सा होता है? नरेटिव पैसेज। अब नरेटिव पैसेज को पढ़ने की क्या टिप थी? फटाफट से चेक करते हैं। क्या टिप थी नरेटिव पैसेज को पढ़ने की? फॉलो दी ऑर्डर। हमें क्या करना है? ऑर्डर को फॉलो करना है कि बात मेरी किस बारे में हो रही है, बात मेरी क्या हो रही है, कैसे कैसे हो रही है।
चलिए, she took me by the hands and walked me into the lobby like a 5 years old child. ठीक है, अब फटाफट से इसकी हम स्किमिंग करते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, लॉबी की तरफ ले गई मुझे 5 साल के छोटे बच्चे की तरह। क्या उसको पता नहीं मैं 15 साल का लड़का हूं? एक थर्ड होम नैन्सी जो मुझे हर 8 महीने बाद शिफ्ट करी है, ऐसे 3 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है। आई गेस शी फेल्ट लिटिल सॉरी फॉर मी, उसने मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। एली एंड एलेक्स के बारे में बात हो रही है, और बात हो रही है एलेक्स एंड आई फेल इनटू द क्वाइट नाइस रूटीन ओवर फ्यू वीक्स। ठीक है, she didn't pancakes, she would make pancakes for breakfast और he would fry some sausages। ठीक है, और क्या क्या पकड़ सकती हूँ मैं? हाउस, टेनिंग, ठीक है, थ्रेटनिंग। when would the sausages and eggs be replaced with undefeatable slosh because he don't feel like cooking and cooking in the morning? She actually said if I sorry she actually said I wondered if the ठीक है, डन। आओ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या है? ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स who all fell into the nice comfortable routine। कुछ हफ्तों बाद कौन कौन अच्छे रूटीन में हो जाएगा? एली एंड एलेक्स। कौन कौन हो जाएगा? एली एंड एलेक्स। और नरेटर भी, जो ये पोएम लिख रहा है, कौन हो जाएगा? नरेटर भी, जो ये पोएम लिख रहा है। She took me by hands and walked me into a lobby। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लॉबी की तरफ ले गई। ये तो मेरी पैसेज की पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी, है ना? तो ये कौन करता है? रिफर्स टू दी नरेटर एंड दी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पैसेज। करेक्ट, नरेटर एंड दी फुटबॉलर। फुटबॉलर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, फिल्म स्टार विलियन की भी कोई बात नहीं है, द हेडमास्टर ऑफ इंग्लिश स्कूल, ये भी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? ये अगर मैं देखूं तो ऑप्शन भी है, ये नरेटर ही तो बोलता है शुरू में, नरेटर को ही तो पकड़ के लेके जाती है वो शुरू में। क्वेश्चन 3 है, ऑन संडे आफ्टरनून व्हाट डिड एली डिसाइडेड टू डू। उसने क्या सोचा था करने का? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या करने की सोची थी उसने? crawl towards the dirty old garage, paint the brick fire pit, sing a song, write a letter to the president। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी उसने। आओ चलो पैसेज में ढूंढते हैं क्या सोची थी उसने। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, संडे है सबसे पहले ये तो। इट वॉज संडे आफ्टरनून व्हेन एली डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू पेंट द ब्रिक फायर प्लेस, यानी कि जहां आग जलती है। टू पेंट द ब्रिक फायर पिट। आंसर 4, अ वर्ड मीनिंग टेरिफाइड इन द पैसेज। पहली बात तो टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ इंसान, जिसे कहते हैं ना वो भीगी बिल्ली, बहुत ही डर जाता है जो इंसान। भीगी बिल्ली, इसका मीनिंग देखते हैं पैसेज में क्या है। मैंने एक वर्ड मार्क किया था, थ्रेटनिंग, और कोई वर्ड लग रहा है आपको? एक्साइटमेंट, अनडिफिटेबल, वेटिंग, आउट द पेट्रीफाइड, नहीं लग रहा ये वर्ड? टेरिफाइड जैसा नहीं लग रहा? सबसे पहले देखते हैं, थ्रेटनिंग का मतलब होता है किसी को कोई जोरदार धमकी देना, कोई धमकी देना, तो ये तो नहीं है। एक्साइटमेंट, बहुत खुशी से, उल्लास भरा। बायोलॉजिकल, ये इसका मीनिंग भी आपको पता होगा कि जो चीज मुझसे बायोलॉजिकल कनेक्टेड है। क्या बचा? पेट्रीफाइड। तो इसका आंसर क्या है? पेट्रीफाइड। और पेट्रीफाइड का मीनिंग क्या होता है? डरा हुआ।
ठीक है, क्लियर है चारों क्वेश्चंस। अगला, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इस तरह के पैसेज में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। मैच करनी है लिस्ट 1 को किससे, लिस्ट 2 से। नैन्सी, नैन्सी ने क्या किया था, वॉज प्लेस्ड इन दी थर्ड होम, ठीक है, वो उसको हर तीसरे बार ले जाती थी, ठीक है। अब ए का फोर्थ, अरे बाप रे, ए का फोर्थ तो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, फिर हटा दो, ए का फोर्थ ही है। अब नरेटर पे आते हैं। नरेटर ने क्या किया था, ट्रीटेड द नरेटर एज इफ ही वॉज 5 years old चाइल्ड। ये तो हुआ था पैसेज के शुरू में, नरेटर को क्या किया था, 5 साल के बच्चे की तरह ही तो समझा था। तो डी का है फर्स्ट, ढूंढते हैं डी का फर्स्ट, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया, ऑप्शन नंबर 3 भी कट हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, मुझे क्या चेक करना है, बी और सी। एली, फ्राइड सॉसेजेस एंड एग्स या मेड पैनकेक्स। एली ने क्या किया था, एली ने मेड पैनकेक्स फॉर दी ब्रेकफास्ट। अब तो मिल गया होगा आपको, क्या क्या है, ए का फोर्थ, ये रहा ए का फोर्थ, और क्या है बी का, बी का है सेकंड, है बी का सेकंड। सी का क्या होगा, एलेक्स ने क्या करे थे, पैनकेक्स बनाए थे। हो गया पैसेज कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्या है, पढ़ते हैं। Rusty was a quite imaginative child who loved the natural world. Rusty क्या है, वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, जिसे इमेजिनेटिव बच्चा है, चीजों को जल्दी जल्दी इमेजिन कर लेता है। नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड यानी कि उसे गांव वाला एरिया या बहुत पहाड़ में मतलब जैसे कि बहुत लोगों पहाड़ी होते हैं, उनका गांव पहाड़ों में होता है उनका गांव, तो उस तरह का एनवायरनमेंट उसको पसंद है, नेचुरल वर्ल्ड। He had grown up in hills with grandparents. रुक जाओ भाई, थम जाओ थम जाओ, यहीं पे पता लग गया पैसेज कौन सा है। देखो ध्यान से, पहले रस्टी की बात हुई, ठीक है, उस बताया गया कि उसको नेचुरल वर्ल्ड पसंद है, ठीक है। He had grown up in the hills, पहाड़ों में पड़ा हुआ है वो। फिर उसकी ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो गई है। देख लिया किस तरह का पैसेज है, नरेटिव पैसेज है। किस तरह का, नरेटिव पैसेज है। कैसे, कहानी तो बता रहे हैं, सीक्वेंस तो बता रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगी कि नरेटिव पैसेज में क्या होता है, कहानी तो बताते हैं। क्या होता है नरेटिव पैसेज में, कहानी तो बताते हैं कि अब क्या हुआ, और हमें इसमें क्या करना होता है, फॉलो दी ऑर्डर। सॉरी। Rusty was a quite imaginative child who loved the natural world. फटाफट क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं मुझे। चलो, What did the Rusty miss about the hills when he moved to the city? ठीक है, पढ़ते हैं जी, ढूंढते हैं। जब वो सिटी पे गया तो उसने क्या सबसे ज्यादा मिस करा, तो जब वो सिटी में गया होगा तो उसने सबसे ज्यादा मिस करा होगा पहाड़ों को, अपने गांव को, इन सब चीजों को तो उसने मिस करा होगा। आओ एक बार पैसेज में देखते हैं। रस्टी को जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स मर गए थे तो रस्टी को उसके पापा के पास भेज दिया गया था, जो ऑलरेडी शहर में रहते थे। और रस्टी ने बहुत स्ट्रगल करा कि वो वहां पे रहना, वहां की जिंदगी को अडेप्ट कर सके, अपने उसके वहां की लाइफ को अडेप्ट कर सके, एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके। उसने मिसिंग द पीस एंड द क्वाइट ऑफ द हिल्स। मिल गया जी आंसर। द हॉस्टल एंड बस्टल, द टॉल बिल्डिंग, द शॉपिंग मॉल, अरे भाई ये सब तो गांव में होता ही नहीं है। अच्छा जी, हॉस्टल एंड बस्टल का मतलब होता है भीड़, बहुत भीड़ वगैरह, उससे कहते हैं हॉस्टल एंड बस्टल। टॉल बिल्डिंग तो गांव में होती ही नहीं है। कैसे ऑप्शंस हैं, द शॉपिंग मॉल भी गांव में नहीं होता। तो उसने सबसे ज्यादा क्या मिस किया था, क्या उसने सबसे ज्यादा मिस किया था, अपना नेचुरल वर्ल्ड। सेकेंड ऑप्शन, चूजिंग द ऑप्शन दैट डज नॉट हेल्प रस्टी इन बिकमिंग सक्सेसफुल राइटर। अच्छा, जिसे राइटर भी बनना था, देखते हैं।
क्वेश्चन पैराग्राफ देखते हैं। ये रहा। He spent his days exploring the forest and meadows and made one. He also began to write stories about his experiences, and his writing talent was soon discovered by a publisher. Rusty went to become a successful writer. चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट हेल्प, जो हेल्प नहीं करते रस्टी को अच्छा राइटर बनने में। सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। एंजॉय सिंपल प्लेजर्स, वो सिंपल प्लेजर एंजॉय करता था। चेरिश फ्रेंडशिप विद वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये ऑप्शन भी कैसे ठीक है। जो इंसान पहाड़ों में बड़ा हुआ है, जिस इंसान का गांव है, तो उसने जिसने नेचुरल वर्ल्ड पसंद है तो उसको वाइल्ड लाइफ भी पसंद होगी, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है। लव पीस एंड क्वाइट, ये तो हमने पढ़ा ही था कि उसे क्या पसंद है, पीस एंड क्वाइट पसंद है। अब क्या बचा, फैसिनेटेड बाय सिटी लाइफ, ये तो ऑप्शन है, उसको तो कभी सिटी लाइफ पसंद ही नहीं थी। तो एक अच्छा लेखक उसे किसने बनाया, इन सब चीजों की वजह से ही वो अच्छा लेखक बना है। पर फैसिनेटेड बाय सिटी लाइफ नहीं है, फैसिनेटेड बाय सिटी लाइफ नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द रस्टीज ग्रैंडफादर्स हाउस आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स डाइड। क्या हुआ था उसके ग्रैंडफादर के घर का जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स मर गए थे। पैसेज में ढूंढते हैं जी। ये तो हमें मेंशन है कि जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स मर गए थे तो उसको उसके पापा के साथ शहर भेज दिया था। चलिए, he found himself yearning for the hills more and more and eventually decided to return to his, अब उसने डिसाइड करा कि अब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे चला ही जाता हूँ। He was surprised to find that the house had been sold. उससे ये देख के बहुत सरप्राइज हो गया, एकदम चौकन्ना हो गया ये देख के कि उसका जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो घर था वो बिक गया, सोल्ड हो गया। बट ही वॉज वेलकम बैक विद द न्यू ओनर्स, लेकिन न्यू ओनर्स ने क्या करा, उसका स्वागत करा। मिल गया आंसर। क्या हुआ था उसके ग्रैंडफादर्स के घर का उनके मरने के बाद, द हाउस वॉज सोल्ड, हाउस को बेच दिया गया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा जी, नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, यानी कि जो आपको पैसेज मिलेगा एग्जाम में वो सारा ही एमसीक्यू बेसिस पर ही होगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा आपको मैचिंग भी मिल सकती है, आपको एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी वहां पे दिख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, एसर्शन क्या है, रस्टी वॉज एबल टू रिकनेक्ट विद हिज रूट्स एंड फाइंड हैप्पीनेस इन द हिल्स। असर्शन ये रहा, रीजन क्या है, Rusty returned to Hills was fascinated by a kind couple who had heard about him from his grandparents. Couples, ये टपल्स नहीं है, कपल्स जैसे ठीक कर लेना, कपल्स। Both the assertion and reasons are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. सेकेंड है कि असर्शन भी गलत है, असर्शन बोथ द असर्शंस एंड रीजन, दोनों असर्शन और रीजंस ठीक है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, या असर्शन ठीक है रीजन गलत है, रीजन असर्शन गलत है रीजन ठीक है। फिर से बात करते हैं, समझने की चीजें समझिएगा। असर्शन बोल रही है रस्टी वॉज एबल टू रिकनेक्ट विद हिज रूट्स एंड फाइंड हैप्पीनेस इन हिज। रस्टी वापस से गया अपने गांव, अपने रूट से कनेक्ट हुआ और उसने खुशियां ढूंढ ली पहाड़ों में ही। एक तो ये है। रीजन क्या है, जब रस्टी हिल्स यानी अपने पहाड़ों में वापस गया तो उसे एक फैसिनेटेड बाय अ काइंड कपल, उससे कपल दिखा हु हैड हर्ड अबाउट हिम फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, यानी कि उसे एक कपल मिला था ना जिस कपल ने उनके ग्रैंड पेरेंट्स का घर खरीद लिया था, लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने रस्टी के बारे में उनको बताया था। तो क्या है, बोथ द assertion and the reasons are true
एंड द रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अनदर वर्ड फॉर एस्टोनाइज्ड इन द पैसेज। एस्टोनाइज्ड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। चौंक जाना, एकदम से सरप्राइज हो जाना, बहुत खुशी के सरप्राइज हो जाना। इमेजिनेटिव का मतलब तो होता है इमेजिन करना। डिस्कवर का मतलब होता है डिस्कवर्ड का कुछ खोज लिया है। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है कुछ ढूंढना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना। सरप्राइज, और मैंने आपको क्या बताया था, एकदम से सरप्राइज हो जाना। एस्टोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज हो जाना। आओ मैचिंग करते हैं फिर से। सोलैक, इयरिंग, फैसिलिटी, चेरिशेस। आपने एक वर्ड तो चेरिशेस तो सुना ही होगा। और चेरिशेस का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू करना डीपली, उसको होल्ड रखना। तो डी का क्या है, थर्ड। आओ देखते हैं, डी का थर्ड मिल गया आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सी का फोर्थ है। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इजी बनाना और पॉसिबल कर देना उसको। करेक्ट है। देन Kannada. Kannada has gone significantly back to India tradition and culture. Kannada. Kannada has gone significantly back to Indian tradition and culture to write his plays. ठीक है. He has recreated a rich and dynamic picture of Indian society. Very good. कौन सा पैसेज है हमारा, लिटरली पैसेजेस। कौन सा पैसेज है, लिटरली पैसेज। कोई स्टोरीज नोवेल्स तो बताई गई है मुझे, क्या बताई गई हैं, स्टोरीज हैं। स्टोरीज नोवेल की जैसे तो बता रहे हैं मुझे इसमें, है ना। और क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस की, कैसे पता लगा मुझे। He recreated a rich cultural and dynamic picture of Indian society, culture and its people. He often take a theme or a historical event from Indian history, ठीक है, in the modernized way, Indian history or ठीक है, in the modernized way, the majority of his plays employ the narratives of myth, history and folklore to evoke an ancient or pre-modern world. ठीक है, आओ क्वेश्चंस देखते हैं इस पैसेज के हम। क्वेश्चन कह रहा है from the given option select the option that is correct according to the passage. ठीक है, most of the Indian playwright have failed to bring out the relevance to our past or cultural tradition to our current or urban life and audience. चेक करते हैं। ऐसे हमने पढ़ चुके हैं कि जो बहुत सारे हमारे कन्नड़ के होते हैं, तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं कि वो अपनी हिस्ट्री को और मॉडर्न चीजों को आपस में तालमेल बिठा सके। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेराइट्स हैव, प्लेराइट्स कौन होते हैं, जो प्ले लिखते भी हैं और प्ले करते भी हैं। जो लोग प्ले लिखते भी हैं और प्ले करते भी हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल। मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का, वापस से हम रेड पे आते हैं। प्ले राइट्स कौन होते हैं, जो प्ले लिखते भी हैं और करते भी हैं। Have failed to bring out the relevance of our past or culture and traditions to our current or urban life and audience. Correct option. इसमें हमारा assertion चेक करते हैं, ये assertion नहीं है, assertion नहीं है ये, मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर दूं। This is not assertion. कुछ मिस्टेक हो गई है, लेट मी चेक। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, कह रहा है गिरीश कर्नाड successfully bridges the gap between tradition and modern elements in his play. He draws his inspiration from the myth, historical and oral tales.
गिविंग देम फ्रेश इंटरप्रिटेशन, नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजंस का ये ठीक है, सॉरी मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा है क्वेश्चन, सॉरी मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा है। असर्शन है कि जो गिरीश कर्नाड है वो बहुत सक्सेसफुली उन्होंने गैप बना दिया ट्रेडिशनल मॉडर्न एलिमेंट्स का अपने प्ले के अंदर। रीजन कह रहा है ही ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम मिथ हिस्ट्री एंड ओरल टेल्स गिविंग देम फ्रेश इंटरप्रिटेशन व्हाइल मेकिंग देम रिलेवेंट टू दी प्रेजेंट। करेक्ट है ना? तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू। कन्नड़ अटेम्प्ट्स टू बैलेंस बोथ, हेयर बोथ सिग्निफिकेंस, बोथ का मतलब क्या है? कन्नड़ दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है, बोथ का मतलब क्या है? प्लेज एंड पोएट्री, द हिस्ट्री एंड फ्रीडम, वॉर एंड पीस, द ट्रेडिशन एंड दी मॉडर्न चीजों को मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, choose the most appropriate word to fill in the blank. In this passage, we get to know that a great playwright, Kannad क्या है? Does not use myth in the entirety, but uses them artfully to suit his theme and adapt for the times. Love stories कुछ नहीं थी, love of to discuss नहीं था, compare policies को compare नहीं करते, कौन सा ऑप्शन बचा? ये बचा बस। Kannada does not use myths. Question 5. Choose the most appropriate word to fill in the blank. Registration for bronze must be completed on कौन से प्लेटफॉर्म पे? डिजिटल स्काई पे। किस पे होती है? डिजिटल स्काई पे। मैच करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। कन्नड़ क्या है? कन्नड़ क्या है? कन्नड़ इंडियन प्ले राइट given a new interpretation of oral tales. ठीक है, अब एक का थर्ड तो ठीक है, एक का थर्ड एक का होगा फर्स्ट इंडियन प्ले राइट। कन्नड़ क्या है? एक इंडियन प्ले राइट है। द अनकनी एबिलिटी ऑफ कर्नल इज द इमेज ऑफ हिज कैपेबिलिटी टू रिमेक द पास्ट इन द प्रेजेंट। करेक्ट है। ए का फर्स्ट डी का फोर्थ, कहां पे है? ए का फर्स्ट डी का फोर्थ, ए का फर्स्ट डी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट और इसी के साथ आपका ये वाला पैसेज भी खत्म होता है। आइए नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से ये देखते हैं कि ये पैसेज कौन सी तरह का है, कौन सा पैसेज है। 6 पैसेज बताए थे मैंने आपको और क्या कहा था कि 4 आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बच्चे कितने? 2 जो आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे। द फेरोज में हैव बिलीव, पैसेज कह रहा है द फेरोज में have believed that it was their links with the god that kept Egypt going. पहले देखते हैं फिरोज कौन होते हैं। ये होते हैं बेटा मेरे राजा। किसके? इजिप्ट की मोनेस्टीज के। ठीक है, मोनेस्टी के या वहां के राजा, साम्राज्य इजिप्ट के। ठीक है, have believed that it was their links with the god that kept Egypt going. But in reality, अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से हम स्कैन करते हैं फटाफट से।
Who does the passage credit with sustain Egypt contrary to the Pharaoh's belief? कौन करता है? पैसेज पढ़ते हैं फटाफट से. It was the hard work of ordinary people. It was they who dug the soil, worked in the mines and quarries. यानी कि पैराग्राफ क्या कह रहा है, जो फिरोज हैं, जो वहां के राजा वगैरह हैं, उनको ये लगता है कि अगर इजिप्ट अच्छे से चल रहा है तो वो किसकी देन है, वो भगवान की देन है. लेकिन अगर मैं उसकी दूसरी ही तरफ देखूं तो क्या है, वो जो मजदूरों की मेहनत है, इसके पीछे किसकी मेहनत है, मजदूरों की मेहनत है. तो पहला क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है मेरा. क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? Who does the passage credit with sustaining Egypt contrary to the Pharaoh's belief? Contrary किसका belief? Contrary to Pharaoh's belief. किसका था? Who does कौन करते हैं? Ordinary workers. कौन करते हैं? Ordinary workers. Which statement about slaves in ancient Egypt is accurate? अब स्लेव्स के बारे में क्या है, तो हमने तो स्लेव्स के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. आओ पढ़ते हैं स्लेव्स के बारे में. ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. उन्होंने वो बैकबोन है वहां की इकोनॉमी की, यानी कि बहुत उनकी वजह से वहां की इकोनॉमी चल रही है. उनको बहुत पनिश किया जाता है. उनकी ये है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है. यह बहुत सारे स्लेव्स हैं जो इजिप्ट के सिटीजन. आओ चेक करते हैं एक बार हम पैसेज में. Slaves were usually treated well and were allowed to own property. Slaves को वहाँ बहुत अच्छे से रखा जाता है और उनका हक है वो अपने खुद की जमीन पे रह सके. तो यही तो था. which statement about slaves in ancient Egypt is accurate? They could own property. वो अपने खुद की प्रॉपर्टी ले सकते हैं और वहां पे वो लोग आराम से रह सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था ये कौन सा पैसेज है मेरा. ये हमारा है लिटरली पैसेज. कौन सा पैसेज है? ये मेरा है लिटरली पैसेज. कैसे पता लगा लिटरली पैसेज है? आप इससे चेक करते हैं. हाँ जी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज रहेगी. फोकस किस पे करना है? हमें इमोशन पे फोकस करना. और अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? स्लेव्स के इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं और वहां के राजा महाराजाओं के इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन. What defined the statue of Egyptian serfs? क्या डिफाइन करता है स्टैचू ऑफ इजिप्टियन सर्व्स का? हाँ जी. जब मैनी इजिप्टियन वर्कर्स वर सर्व्स. सर्व्स का मतलब होता है नौकर वगैरह. दिस मीन दैट देयर फ्रीडम वाज लिमिटेड एंड दे could be bought and sold along their estates and they bought and sold along with the estate where they worked. मिल गया आंसर. They were free to leave their estate. They could sold along with their land they worked on. They could be sold. वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं. अगला क्वेश्चन है. Why were workers recruited into public projects during flood? To punish them from escaping? Na. Why were workers recruited to public projects? To build monuments for pharaohs? Na. The sentence of Armina because their fields were submerged. क्योंकि उनकी fields submerged हो जाते थे. ये हमारे पैसेज में हमें दे रखा है. ये हमारे पैसेज में हमें दे रखा है. एक सेकेंड.
Here, many Egyptians work versus they had to sell crops at fixed price. Punishment of those who ran away was harsh. उन्हें बहुत ज़्यादा punishment मिलती थी. ठीक है जी. ठीक है. इस पे थे हम. हाँ जी. विच एक्टिविटी इज नॉट मेंशन एट द टास्क परफॉर्म बाय ऑर्डिनरी जीपे. कौन सी उसमें नींद जेल रही थी. मीनिंग इंक्वायरीज हमने पढ़ा था. रेसिंग चिल्ड्रंस भी था. सेलिंग बोट्स ऑन नाइल भी था. लेकिन ट्रेडिंग विद फॉरेन नेशन तो नहीं था. उसने नॉट ही तो पूछा है, तो नहीं था ये. आओ जाओ चेक कर लेते हैं एक बार पैसेज में. देखो जी, माइंड्स इंक्वायरिंग भी था और रेजिंग चिल्ड्रन भी है. ऐसे सेलिंग बोट भी होगा. चेक करते हैं फटाफट से. सेलिंग बोट्स. कुक्ड. ये रहा. बोट ऑन द रिवर नाइल. सारा था बस. सेल्ड बोल्ड ऑन द रिवर नाइल. ठीक है जी. चूज द वर्ड क्लोजर इन द मीनिंग ऑफ हार्श. हार्श का क्या होगा. टेम्पररी, सेवर या अनयूजुअल. हार्श पनिशमेंट एज यूज्ड इन द पनिशमेंट वाज हार्श. अनयूजुअल पनिशमेंट. बहुत अजीब, बहुत कठोर दिल से पनिशमेंट दी जाती थी उन लोगों को. ठीक है. एक बार हम पहले वाला पैसेज देख लेते हैं. इसमें हमारा लास्ट था. चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ हार्श पनिशमेंट. जो कि होगा मेरा अनयूजुअल ना करके ये मेरा हो जाएगा सेवर. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैसेज है. द एयर इन द एब्रोंडेंट ऑर्किड was thick with the scent of overripe apples and damp earth. Sunbeams filtered through a dense canopy of garland branches danced across the tall clipped grass in the patches. रुको भाई रुको, पढ़ते जा रहे हैं हम तो. ये तो बताया नहीं कौन सा पैसेज है. ध्यान से देखना. ऑर्किड के बारे में बताया गया. ऑर्किड क्या है. एक जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह उगते हैं. फूल वगैरह के, फूलों के पेड़ या फ्रूट्स के पेड़ वगैरह उगते हैं. तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे किसी बारे में बता रहे हैं. एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं. डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी जगह के बारे में. तो ये क्या है मेरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज. क्या है ये मेरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज. कौन से पैसेज है ये मेरे. डिस्क्रिप्टेड पैसेजेस. कौन से पैसेज है लिखते नहीं है. कौन से पैसेज है मेरे डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस. और डिस्क्रिप्टिव पैसेज के लिखने की ट्रिक क्या थी. याद पढ़ने की ट्रिक क्या थी उसको. क्या थी कि प्लेस या पर्सन के बारे में होंगे. हमें उसे क्या करना है. इमेजिन करना है. और कलरफुल फ्लावर्स के बारे में बताया था ना मैंने. यही होगा. तो अभी वही है मेरे पास. The air in the adorned orchids was thick. अर्थ की बात हुई है. डांस अक्रॉस द रोड. इसको हम इमेजिन करेंगे पढ़ के. रस्टेड रिलिक ऑफ फॉरगॉटन एरा. द आयरन गेट एंड इट्स एंट्रेंस. द आयरन गेट एंड इट्स एंट्रेंस नाउ आर रस्टेड रिलिक ऑफ फॉरगॉटन एरा. चलिए क्वेश्चंस पास बढ़ते हैं. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज. हमें पैसेज की क्या बतानी है. टोन बतानी है. कैसी टोन है. ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड. साइंटिफिक टोन है. नहीं जी. एजिटेड एंड पोएटिक. पोएटिक है ना. पोएटिक भी नहीं है. कैसी टोन है इसकी. नॉस्टैल्जिक एंड सीरीन.
नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है नॉस्टैल्जिक का? तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादें, पुरानी चीजें, ठीक है। सीरीन मतलब क्या है? बहुत शांति से भरा हुआ, ठीक है। What happened to the orchid over time? ऑर्किड्स को क्या हो जाता है बाद में? आइए देखते हैं क्या हो जाता है। It has been converted into park. It had been carefully maintained by new owner. देखते हैं क्या होता है। आयरन गेट, ठीक है जी। और इट बार्क्स अ रग विद द ridges and mossy valleys housing a microcosm of industries insects. To the west remains of the cottage the half hidden blanket the stones weather soft, ठीक है जी। It had grow wild and being reclaimed by the nature. क्या हो जाते हैं वो? वाइल्ड हो जाते हैं and being reclaimed by the nature. The phrase rusted relic of forgotten era किसको बता रहे थे? आयरन गेट को। पढ़ा था ना हमने आयरन गेट। अगला क्वेश्चन क्या है? द वर्ड इंडस्ट्री, अच्छा जी, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत मेहनती हो, वो इंसान जो बहुत मेहनती हो, जिसे पता हो कि मेरा गोल क्या है, मुझे किस चीज पे फोकस रखना है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है जी। हार्ड वर्किंग। चलो जी। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन प्रेजेंस इन द ऑर्किड्स? Based on the passage, an iron gate and the stone cottage, an iron gate and the stone cottage. ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट पैसेज है। द लाइब्रेरी एट द एज ऑफ द डेजर्ट was not a building of stone and the morad but a cathedral, यानी कि चर्च, ठीक है जी। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट पैसेज है और मैं ये चाहूंगी कि आप इस पैसेज को एज अ होमवर्क या एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे करें और कमेंट्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करें। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको तब बता दूंगी। ये आपका रहेगा पैराग्राफ और सेम इसमें आपको एमसीक्यूज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दी फिफ्थ। वैसे 5 क्वेश्चन है, आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो या इस वीडियो को आप सेव कर लेंगे, जैसे भी रहेगा। आप इसको क्वेश्चंस खुद करिएगा, एज अ होमवर्क है आप लोगों के लिए ये, ठीक है जी। और उसके बाद एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्विक समरी की तरह। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। ट्रिक्स क्या थी मेरे पास कितनी ट्रिक्स थी? ट्रिक्स क्या थी कि मेरे पास कितने तरह के पैसेज होंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये पैसेज कौन सा है, ये पैसेज कौन सा है। क्या ये मेरा फैक्चुअल पैसेज है? क्या ये मेरा नरेटिव पैसेज है? क्या ये मेरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज है? क्या ये मेरा लिटरली पैसेज है? कौन सा मेरा पैसेज है? पैसेज के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम पैसेज को रीड करने के लिए क्या लगाएंगे? टेक्निक लगाएंगे। वो टेक्निक कौन सी है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। और स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है फिर से बता देती हूँ। मान लो आप एक अखबार पढ़ रहे हो, आपने हेडलाइन पढ़ के पूरी न्यूज का पता लगा लिया कि न्यूज किस बारे में, तो वो क्या है? मेरी स्किमिंग है। और अगर मैं उसमें ये देख रही हूँ, न्यूज को डिटेल्स में पढ़ रही हूँ कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या इवेंट्स हुए थे, कौन से रिपोर्टर ने न्यूज लिखी है, तो वो मेरी क्या है? स्कैनिंग है, ठीक है जी। ये हमने टेक्निक्स देखी थी। उसके बाद हमने लगभग 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है। अगर एग्जाम में भी आपके पास अगर ये आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पैसेज देखेंगे कौन सा है, उसको पढ़ने की ट्रिक क्या है, फिर हम अपनी टेक्निक लगाएंगे स्किमिंग या स्कैनिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टिप क्या दी थी मैंने आपको फाइनल टिप ये बताई थी कि कोई भी पैसेज आ जाए आप लोगों के आगे, आपको सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चंस पे ध्यान देना। क्या करना है? सबसे पहले फोकस ऑन दी क्वेश्चंस, ठीक है।
कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके आप कमेंट्स में यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम, वी आर हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वायरीज। और बाकी फिर मैंने आपको लास्ट में क्या दिया, मैंने आपको लास्ट में एक होमवर्क दिया है और मैं एक हिंट भी दे दूंगी जाते जाते कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट फॉर नाउ, कॉल इट अ डे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। राधे राधे।